लिखो, लिखाने वाला ही सारा है, कुछ का नाम डायग्राम से लिखवा देंगे, सब बता देंगे। पहले जो लिखना है लिखो ना पहले, लास्ट बताओ तो क्या लिखाए थे। ठीक है, मतलब वहाँ तक लिखा दिए थे। मतलब एटॉमिक डायपोल होगा तो फेरो या पारा होगा, ठीक ना। फिर लिखो, स्टार्ट देके लिखो, स्टार्ट देके इट मीन्स, हाँ उसी में लिखो, पैराग्राफ चेंज करके स्टार्ट देके इट मीन्स सब्सटेंसेस, इट मीन्स सब्सटेंसेस हैज़ एटॉमिक डायपोल, हैज़ एटॉमिक डायपोल, ब्रैकेट में वो फिगर बना देना है डायपोल का, एरो वाला, पता है ना। हाँ, एरो हेड, ठीक ना, नीचे एस ऊपर एन, हैज़ एटॉमिक डायपोल बनाए डायग्राम। अरे ऐसे वाला एस एन नहीं बताए थे डायपोल का, एटॉमिक डायपोल का। हाँ हाँ ठीक है, एटॉमिक डायपोल इंस्टीड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। एटॉमिक डायपोल हम लोग यूज़ करेंगे किसके जगह पे, मैग्नेटिक डायपोल के जगह पे, ठीक ना, इंस्टीड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। होता है सेम ही, ठीक ना, लेकिन चूंकि यहाँ एटम का डायपोल है इसलिए इसको एटॉमिक डायपोल से ही क्या किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक ना। देन इट इज़ आइदर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अगर एटॉमिक डायपोल होगा तो ये पारा होगा, नहीं तो क्या होगा, फेरो होगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन इट इज़ आइदर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फुल स्टॉप। वाइल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वाइल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सही नया पॉइंट, नहीं उसी में लिखो ना, नया बोलेंगे तो हम खुद बोल देंगे नया। वाइल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ नो एटॉमिक डायपोल, हैज़ नो एटॉमिक डायपोल, hence it has no magnetic properties, hence it has no magnetic properties। एटॉमिक डायपोल होगा ही नहीं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने के लिए क्या होना चाहिए, डायपोल होना चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। hence it has no magnetic properties, ठीक है। ये कंक्लूजन निकला जितना देर तक पढ़े थे, ठीक ना, वो वाला लिखाते हैं, ठीक है। अब टॉपिक का नाम दो, when external magnetic field, स्टार देके लिखो, when external magnetic field applied for paramagnetic और ferromagnetic substance। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेंगे वो सारा सब्सटेंस के लिए जिसमें क्या होगा, डायपोल, एटॉमिक डायपोल है। एटॉमिक डायपोल किस में होता है, पैरा या फेरो में, तो वही टॉपिक का नाम हो गया, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखो, इफ ए सैंपल ऑफ मैटर, इफ ए सैंपल ऑफ मैटर, इसका बैटरी लगता है गया, चार्ज नहीं किए थे, 2 दिन तबीयत खराब रहा। इफ ए सैंपल ऑफ मैटर आइदर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, आइदर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक is taken in a very small volume, is taken in a very small volume, बताए थे ना गोल करके,
इन्हें अभी फिगर बना देंगे. इस इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम द एटॉमिक डायपोल आर इन रैंडम डायरेक्शन. द एटॉमिक डायपोल आर इन रैंडम डायरेक्शन. ठीक है, ये बनाओ सैंपल. सैंपल इस सैंपल में वेरी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर. पहले फिगर बना लिया हो क्या? नहीं. हाँ, क्या लिखे बोलो तो. फिगर बनाना है. It's a sample of a magnetic direction. रैंडम डायरेक्शन. ठीक है, लिखे. और इन रैंडम डायरेक्शन क्या कहता है, ये बगल में ब्रैकेट में लिखो एज इट हैज़ बिलियंस ऑफ एटॉमिक डायपोल. चूँकि उस उतने सा वॉल्यूम में बहुत सारा एटम होगा. नहीं, Billions of एटॉमिक डायपोल. एटम होगा मतलब सबके पास डायपोल होगा. एटॉमिक डायपोल ब्रैकेट बंद. हैंस ड्यू टू random alignment of atomic dipole they gets cancel each other and net magnetic moment ब्रैकेट में m एरो इज 0 फुल स्टॉप है. हाँ, इज 0 लिखा. हैंस डू नॉट शो मैग्नेटिज्म. ठीक है, अब ये दोनों फिगर बनाओ. एक सैंपल है, उसी सैंपल में एक छोटा सा वॉल्यूम. इसमें ये बताएंगे कि जो उस वॉल्यूम में डायपोल. हाँ, चूँकि यहाँ पे ये बहुत सारा बिलियंस ऑफ क्या होगा, एटॉमिक डायपोल होगा. उसी में से हम जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिए. चूँकि इस पूरा में क्या होगा, नहीं होगा. सब एक दूसरे को कैंसिल. हाँ, तो चूँकि अब एक जगह का पता कर लिया, सब जगह की वही स्थिति होगा. चूँकि सब क्या है, आइसोलेटेड है. तो इसमें क्या होता है कि सारा एटम का जो कि बिलियंस ऑफ एटम्स है, तो बिलियंस ऑफ एटॉमिक डायपोल है. और सब का अलाइनमेंट क्या है, रैंडम है, इधर उधर है कि नहीं. तो इधर उधर है तो सब एक दूसरे के इफेक्ट को, अब ये यहाँ पे है, इसको मारने वाला कहीं न कहीं होगा, इसको मारने वाला कहीं न कहीं तो होगा इसमें. हाँ, तो अपोजिट इसमें नहीं दिखाएं चूँकि बिलियंस है, तो कहीं न कहीं उसके अपोजिट में होगा, उसको कैंसिल कर देगा. ठीक ना. तो सब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा. तो नेट बी नहीं. डायमैग्नेटिक में क्या बोले हैं, ईच एटम का डायपोल होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होता है. इसमें ईच एटम का डायपोल होता है, लेकिन मटेरियल सैंपल का नेट डायपोल कितना होता है, 0. तो नेट डायपोल रहेगा तब ना मैग्नेटिज्म होगा. ईच एटम के पास डायपोल है, लेकिन नेट डायपोल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. इसलिए मैग्नेटिज्म शो करेगा नहीं. तो m नो मैग्नेटिज्म. इसीलिए तो एक्सटर्नल इस टाइम के मटेरियल में करेगा. होगा. तो पाराफेरो में ही ना होता है ये एटॉमिक डायपोल. तो कौन सा सैंपल लिए हैं, तो लिखो यहाँ पे. तो पूरे में तो 0 नहीं होगा. पूरे में 0 होगा. पूरा जो ये मैटर. यस, चूँकि इसमें हम कितना सा सैंपल ले सकते हैं.
तो एक बार सारा सैंपल, एक सैंपल में ये हाल है, सब सैंपल में तो वही हाल होगा। तो नेट डायपोल 0 + 0 + 0 कितना हो जाएगा? 0 होगा। समझा? ये तो लॉजिक है। अब इस रूम में पूछेंगे कि इस रूम में किस तरह का स्मेल है, तो एक जगह सैंपल लेंगे, उसका स्मेल टेस्ट कर लेंगे, हर जगह वैसा ही स्मेल होगा, तो वही नहीं करेंगे। पूरा रूम में अब सूंघने जाएंगे, नहीं ना होगा। तो मतलब पैरा एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म शो नहीं करता। हाँ, अभी नहीं करेगा, ठीक ना। इसी के लिए तो बाहर से क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तब कि जब वो अलाइन हो जाएगा। पढ़ाए थे पिछले क्लास में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे सारा क्या हो जाएगा, टॉर्क लगेगा, सब अलाइन हो जाएगा किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये सैंपल लिए हैं, ये सब रीजन पढ़ा है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैग्नेटाइज करेंगे। तो मैग्नेटाइज करने के लिए इसका नेट डायपोल 0 या डायपोल नॉन जीरो चाहिए। नेट मैग्नेटिक, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिज्म होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या चाहिए, 0 कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। तो उसके लिए हमको सबका अलाइनमेंट क्या करना होगा, सीधा करना पड़ेगा एक डायरेक्शन में। तो जो टॉर्क लगा के होगा, टॉर्क कब लगता है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक ना। लॉजिक है, सब पढ़ा हुआ पिछले चैप्टर का, उसी के लिए बेस पे तो इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पैराग्राफ चेंज करके। तभी ये पारा फेरो है, लेकिन मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहा है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0 है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड आसपास होगा ही नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट रहता है तभी ना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक ना। अब लिखो 9, पैराग्राफ चेंज करके। 9, इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड now if an external magnetic field is applied then this atomic dipole align in the direction of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो सब समझा हुआ है, अब धीरे धीरे लिखाएंगे सब समझ जाओगे। ये चैप्टर है, थ्योरी वाला है, पूरा लिखाना पड़ता है। अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फुल स्टॉप लिखो। ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ atomic dipole, due to the alignment of atomic dipole, now it has magnetic moment m एरो, ठीक ना, m एरो सिंबल नॉन जीरो। अब इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा लेकिन वो जीरो नहीं होगा, कैसा होगा, नॉन जीरो, ठीक ना। हैंस क्या लाल हरा पीला कर रहा है अच्छा ठीक है, लिखो। Hence, it has a magnetic field. अब मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। हाँ, hence it has magnetic field. Its own.
एंड इट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड इट्स ऑन, लिखे, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड is greater than the external magnetic field. पिछले क्लास में पढ़ाए थे, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसका खुद मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसका भी उसी में मर्ज कर जाएगा। जैसे बताए थे गंगा में पानी बह रहा है, बाहर का नदी का पानी भी उसी में चला गया, तो वो सब गंगे का पानी कहलाएगा, बाहर का कहलाएगा नहीं। तो बढ़ा किसके कारण? बाहर वाले के कारण। लेकिन पता चला उसका पानी का फ्लो ज़्यादा हो गया, बाहर से भी ज़्यादा, क्योंकि बाहर वाला भी उसी में जा रहा है, ठीक ना। बुक में ये सब चीज़ पढ़ोगे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसका डायग्राम बनाओ। ये नहीं बनाना, ये बनाना। अब एटॉमिक डायपोल अलाइन है, M0 नहीं होगा, ये वाला ये नहीं, ये तो पहले से बना हुआ था, वो ऑलरेडी बना चुके हो। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस था, काहे के लिए? करंट कैरिंग वायर सब कुछ। करंट कैरिंग वायर सोलैनेट के अंदर ही घुसा देंगे ये पूरा। मान लो ये डब्बा है, सोलैनेट बहुत बड़ा रहेगा, उसके अंदर घुसा देंगे, हो गया। मतलब कुछ सोर्स तो चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बता चुके हैं, करंट कैरिंग कॉइल। नहीं, मैग्नेट लगे नहीं रखेंगे, मैग्नेट के साथ दिक्कत हो जाता है, पोल है, ठीक ना। मैग्नेट अभी खुद हम पढ़ ही रहे हैं, वही सब्सटेंस है, उसको मैग्नेट बनाना है। मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। बनाया एक दो ठो टेढ़ा रहेगा, क्योंकि सारा अलाइनमेंट नहीं होगा, ठीक ना। एक दो ठो हम जानबूझ के टेढ़ा बनाए हैं। सारा एटॉमिक डायपोल अलाइनमेंट नहीं होता है, उसमें से कुछ मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम अलाइनमेंट हो जाता है, कुछ कुछ जो है बिना अलाइनमेंट रह जाता है, ठीक ना। कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल तो नहीं होगा। एक ही डायरेक्शन। कैंसिल कैसे होगा? सब एक ही डायरेक्शन में हो गया ना, तो वेक्टर सम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। देखो, नाउ द सब्सटेंस गेट्स मैग्नेटाइज्ड। नाउ द सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज। अब ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, जो पहले मैग्नेटाइज्ड नहीं था। एग्ज़ाम में पूछता है एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट है या ये जो मैग्नेटाइज्ड हुआ है, इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब एलिमेंट को बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा। डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करेंगे ना। हाँ, और दूसरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो एलिमेंट है एटॉमिक डायपोल का, इस मतलब उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो वही हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ, एक होगा कि जितना ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतना ज़्यादा एलिमेंट होगा। दूसरा टेम्परेचर कम कर देंगे।
टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो एटम है उसके अंदर, वाइब्रेट ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, भागेगा एकदम, इसको ना से उसको ना दौड़ रहेगा, ठीक ना। जैसे टेम्परेचर कम कर देगा और इधर से उधर भागेगा, कहेंगे लाइन में खड़ा रहो, लाइन में खड़ा रहेगा नहीं रहेगा। सबके पास एनर्जी है, लाइन में खड़ा रहने भी बोलेंगे तो कहेगा नहीं रेस लगा है भागेंगे। टेम्परेचर कम कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी सुस्त हो जाएगा सब, तब कहेंगे सीधा एकदम नहीं। दूसरा हो गया टेम्परेचर कम कर देंगे, ठीक ना। तो दो फैक्टर है, लिखो फैक्टर ऑन विच फैक्टर्स ऑन विच एलिमेंट कैन बी इंक्रीज्ड, फैक्टर्स ऑन विच एलिमेंट कैन बी इंक्रीज्ड। पहला मैग्नेटिक एलिमेंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिज्म उतना ज़्यादा होगा, वो तो वो भी पढ़ना है वो सब, ठीक ना। फैक्टर ऑन विच एलिमेंट कैन बी इंक्रीज्ड, पहला बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पहला बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लिखा। दूसरा बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ बस दो ही है। प्रेशर का कुछ खास असर नहीं पड़ता है, गैस नहीं ना है, प्रेशर का असर कहाँ पड़ता है, गैस पे। ये दोनों सब्सटेंस सॉलिड होता है, समझे, कोई दिक्कत। अब नया टर्म लिखो, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ये पढ़ने मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद पता चल गया कि ये अब मैग्नेटाइज्ड हो गया, ठीक ना। नया टर्म है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई एरो, आई करंट के लिए जो यूज़ करते हैं, हाँ आई वेक्टर, आई एरो, ठीक ना। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है, लिखो डैश देख लिखो, लिखो द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called magnetization vector। is called magnetization vector। I am net by V, ठीक है। जैसे मान लो ये पूरा वॉल्यूम, इसका कुछ ना कुछ होगा। ये जो सैंपल लिए थे यहाँ पे, इसको जब हम ये कन्वर्ट कर दिए, एक्सटर्नल फील्ड लगा दिए, तब इसका मोमेंट नेट, सबका मोमेंट जोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ होगा। और इसका जिस सैंपल को हम कहीं लिए हैं तो उसका वॉल्यूम भी कुछ होगा। तो आई नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम, यही ना हो गया, बाय भी लिख लो। ठीक है। अब इसका यूनिट पूछता है एग्जाम में, यूनिट ऑफ आई, इसका यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? पिछले चैप्टर का याद करो ना, इस चैप्टर में भी बताते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब, वॉल्यूम कुछ भी होगा उसका मीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम किसी का भी हो मीटर क्यूब ही ना होगा। तो एम्पियर पर मीटर लो, हाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन है इसमें, न्यूमेरिकल बहुत कम है, नहीं के बराबर है। थियोरेटिकल क्वेश्चन ही इससे आता है।
इसका नेक्स्ट टर्म लिखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और दूसरा नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। सर मैग्नेटाइजिंग MAGNETISING मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं H वेक्टर, कैपिटल H वेक्टर से। पहले इसको लिख लो तब समझा देते हैं, ठीक ना। ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है बुक में, किसी भी बुक में डेफिनेशन नहीं है, सीधा बोल देता है कि ये सब होता है, इसमें ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक ना। किसी बुक में डेफिनेशन नहीं रहता है इसका। लिखो इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, if an external magnetic field applied on a sample of atomic dipole, then it gets magnetized due to the alignment of किसके, due to the element of atomic dipole। full stop। and the net magnetic field नेट मैग्नेटिक फील्ड, नीचे लिखो बी कैपिटल नेट, एरो देके बी नेट, ऐसे बी नेट बराबर बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, ठीक है। बी नेट बराबर बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल। नहीं लिखो ना, डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन है ही नहीं इसका, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। नहीं तो इसका एक फार्मूला बुक में सिर्फ फार्मूला लिख देता है कि ये होता क्या है मैग्नेटाइजिंग, ये वो हम बता रहे हैं, ठीक ना। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होता है ये हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना। हाँ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा चुके हैं। इंटरनल उसका अपना होगा, एक्सटर्नल भी ऐड हो जाएगा, ठीक ना। अब पहला लिखो, पहला इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या है, लिखो ड्यू टू, इंटरनल फैक्टर जानते हैं उसका एटॉमिक डायपोल क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। ड्यू टू एलिमेंट ऑफ atomic dipole, due to element of atomic dipole, some magnetic field develops। due to element of magnetic dipole, some magnetic field develops। ब्रैकेट में लिख लो hence also then I vector develops। ठीक है, हाँ, चूँकि जानते हैं आई का फॉर्मूला देखो, एम नेट बाय वी, वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना। वो मतलब अंदर में जो भी एटॉमिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, उसी से कौन डेवलप होता है, आई डेवलप होता है, ठीक ना। तो ये इंटरनल फैक्टर कौन हो गया, आई। इंटरनल फैक्टर कौन हो गया, आई, ठीक ना। फिर लिखो एक्सटर्नल फैक्टर।
देखो हियर एक्सटर्नल फैक्टर मे बी, हियर एक्सटर्नल फैक्टर may be current carrying coil, comma solenoid, etc, which provides external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यही ना होगा जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डेवलप करते हैं, तो वो किससे कर सकते हैं? करंट कैरिंग कॉइल, सोलेनॉइड या कुछ भी, ठीक ना। अब लिखो इसी में पैराग्राफ चेंज करके, इट मीन्स द फैक्टर ब्रैकेट में लिख लो और फील्ड द फैक्टर और फील्ड which make it magnetized is called magnetizing field intensity. हाँ आप बताते हैं, देखो दोनों फैक्टर नहीं, जो फैक्टर इसको क्या बनाता है? मैग्नेटाइज्ड बना देता है, वही कहलाता है क्या चीज़? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ना। तो देखो अगर हम बाहर से एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाएंगे तो एलिमेंट होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ये एटॉमिक एलिमेंट होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा? नहीं होगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब जब हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो बी नेट होता है बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, दोनों मिल के मैग्नेटाइज करता है, ठीक ना। तो जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक ना, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि वही फैक्टर जो बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक ना, वही फैक्टर जो अंदर में सबसे पहले किसको डेवलप करता है? आई को डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है? आई, ठीक ना। उसके बाद वो आई जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटाइज भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो वो आई जितना ज़्यादा होगा उसके लिए हमको बाहर का जो फैक्टर है उसको भी उतना ज़्यादा रखना होगा, नहीं रखना होगा? जितना ज़्यादा बाहर से हम फैक्टर अप्लाई करेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत? तो मतलब बाहर का एक्सटर्नल जो है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी अंदर का आई भी ज़्यादा होगा, तब मिला के दोनों मिला के बी एक्सटर्नल क्या होगा? ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत? तो वो जो फैक्टर जो इस सब्सटेंस को, किसको, पारा या फेरो को क्या बनाता है? मैग्नेटाइज्ड कर देता है, वही क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। हाँ, तो एक्सटर्नल कौन हो गया? बी, और इंटरनल कौन हो गया? आई। कोई दिक्कत? समझ गए? अभी भी समझे कि नहीं? तो देयरफॉर कौन? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे? बी प्लस आई लिख सकते हैं, दोनों पे नहीं डिपेंड करता है। लिखो एम या एच, सॉरी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्लस एच, इंटरनल फैक्टर प्लस एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा आई होगा, उतना ज़्यादा ये हो जाएगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, ठीक ना, उतना ज़्यादा, ठीक ना। तो उसके लिए हमको कोई दिक्कत? अब ये हटाने के लिए कांस्टेंट यूज़ करेंगे,
एच बराबर, सॉरी, ठीक है, ये लिखो, ये कांस्टेंट है, इसको जेटा बोलते हैं, ठीक है। क्या है? जेटा का सिंबल है, जेटा। एक्स एक्स टाइप का ही रहता है, दूसरे तरह का। अरे केमिस्ट्री फिजिक्स सब में हाँ रहता है, केमिस्ट्री में भी जेटा चलता है, लिखो। कहता था, जेटा नहीं था, कहता था। ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप। एक मिनट, इसमें जेटा नहीं होगा, जेटा नहीं होगा, जेटा उसमें होता है, गलती से लिखा दिए हैं, आई में होता है, आई में होता है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जेटा नहीं, यहाँ लिखो म्यू नॉट। हाँ जेटा नहीं होता है, म्यू नॉट, म्यू नॉट पता है ही। देखें भूख लो, तो ये फार्मूला हमको लगता है गलत लिखा रहे हैं। म्यू नॉट को क्या लिखेंगे? एक मिनट, ये लिखना मत, बुक हमको देने दो। म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। म्यू नॉट तो होता ही हमको पता है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है एच का भूल गए हैं, बुक लाए हो ना। बता देते हैं, इसमें सब दिया हो। एम नॉट भी ठीक है, इसमें आई को एम से रिप्रेजेंट कर दिया, ये तो गड़बड़ है। और मैग्नेटिक मोमेंट को भी एम से रिप्रेजेंट करता है। बी, बी मतलब कौन? एक्सटर्नल। आई मतलब कौन है? इंटरनल। तो ये दोनों का सम मतलब कौन? बी नेट। अब लिखो, हम एच लिख दिए थे, ठीक है। यही है, इसमें एच प्लस एम कर दिया है। नहीं नहीं, वो कहाँ लिख लिया? बी था। आई का मतलब बी इंटरनल, बी इंटरनल नहीं, उसको एच लिख लो, बी को। बी जो बाहर का रीजन हो गया, बाहर का रीजन कौन हो गया? बी हम एक बार बता रहे हैं, देखो, जो फैक्टर मैग्नेटाइज्ड करता है, जो मेन फैक्टर मैग्नेटाइज करता है, उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फैक्टर, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक ना। तो कौन करता है, इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो करता है वो क्या बढ़ाता है? आई बढ़ाता है, ठीक ना। जितना ज़्यादा एच होगा उतना ज़्यादा आई होगा, उतना ही ज़्यादा कौन होगा? बी होगा, ठीक ना। तो एक तरह से देखा जाए तो बी आई मतलब बी इंटरनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को। और ये बी एक्सटर्नल, ये तो खुद कौन है? एच है। तो ये एच लिखो, ये एच, ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल, लेकिन एक्चुअल में यही है तुम्हारा, यही मतलब कंट्रोल करता है किसको? आई को भी। तो दोनों मिल के, समझ गए? ये लिखो।
हाँ उसको काट दो। अरे इसमें सिंबल अलग अलग बुक में इतना यूज़ करता है ना, कभी हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो ना, इसमें आई की जगह पे एम यूज़ कर दिया है, कर दिया ना, और एम से ये मैग्नेटिक मोमेंट को भी यूज़ कर रहा है। तो अब उसमें डिफरेंस में कभी कभी बहुत सारा बुक में करता है, इसलिए ये सिलेबस में नहीं है। कंपास है, अर्थ का मैग्नेटिज्म है, हटा दिया है, ठीक ना, पढ़ना ही नहीं है अर्थ का मैग्नेटिज्म। नहीं वो सब नहीं है, कहीं नहीं है। तो बी बराबर हो गया तुम्हारा म्यू नॉट एच प्लस आई, ठीक है। बी बराबर म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी कांस्टेंट। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर 7, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू पावर 7, तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई उधर चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। और इसमें एक जेटा वाला देखना पड़ेगा सिंबल, जेटा जेटा है, इतना समझ गए हो ना, रहने दो। कल इसी फार्मूला से कौन सब्सटेंस पारा होगा कौन फेरो होगा सब पता चल जाएगा, ठीक ना। इतना दूर लेकिन एकदम अच्छा से समझना है, सब क्लियर है। हाँ अब इसी थ्योरी यही है, मतलब छोटा सा चैप्टर है, इसमें देखो ना कहीं कुछ डेरिवेशन है, खाली पूरा एकदम लिख के घस दिया है। पूरा चैप्टर ही ऐसा है, इसमें कुछ है ही नहीं, पूरा लिख के घसा हुआ है एकदम पूरा चैप्टर। ये देखो